आज हमारे ASP.NET वेबिनार का ASP.NET MVC वेबिनार का डे 4 है और देखेंगे हम आज कुछ और चीज़ें, जैसे कि हम मॉडल बाइंडिंग के बारे में बात करेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे और बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज़ किया जाएगा उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम ये जानेंगे आज के ट्यूटोरियल में कि किस तरीके से हम अपने मॉडल्स को बाइंड कर सकते हैं, व्यू से कैसे हम रिक्वेस्ट को गेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी रिक्वेस्ट URL के थ्रू अगर आ रही है, चाहे वो HTTP गेट रिक्वेस्ट हो या HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट हो, तो उन रिक्वेस्ट को कैसे गेट किया जा सकता है और कैसे उन पर एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज़ को गेट किया जा सकता है और उसके थ्रू मॉडल्स को बाइंड किया जा सकता है। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और विजुअल स्टूडियो में अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर रखा हुआ है। तो उसके लिए हमें अपनी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं कंट्रोलर से शुरू करता हूँ। तो कंट्रोलर ओपन करता हूँ, स्टूडेंट कंट्रोलर मैं ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरीके से HTTP पोस्ट काम कर रहा है या गेट काम कर रहा है, एक चीज़ ये चीज़ तो हमने आपको बताई थी कि स्टूडेंट लिस्ट, जैसे कि हमने ये स्टूडेंट लिस्ट का एक्शन बनाया था। तो इसमें ये हुआ था कि जो भी URL पे जो URL से रिक्वेस्ट आ रही थी तो वो HTTP गेट पे जा रहा था, लेकिन जब भी हम कोई फॉर्म पोस्ट करते हैं या कोई भी डेटा क्लाइंट साइड से सर्वर साइड में पोस्ट किया भेजा जाता है तो उसके लिए HTTP पोस्ट चलता था। सेम नाम का मेथड था लेकिन अलग अलग चीज़ें चलती थी। अभी हमने कोई मॉडल नहीं बाइंड करके रखा है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से मॉडल को बाइंड किया जा सकता है। तो उसके लिए हम एक नया एक्शन मेथड बना देते हैं, लाइक कि पब्लिक एक्शन रिजल्ट लाइक एडिट स्टूडेंट। ओके, एडिट स्टूडेंट नाम से हम एक मेथड बना ले रहे हैं, एक्शन मेथड, और रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पर मैं एक व्यू इसका। तो इसका व्यू जो रिटर्न हुआ है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने कोई भी यहाँ पर एट्रीब्यूट नहीं स्पेसिफाई किया है। तो मैंने इस बात को पहले भी बताया है कि MVC में अगर कोई भी एट्रीब्यूट आप स्पेसिफाई नहीं करते मेथड के ऊपर कि ये HTTP गेट मेथड बनता है, तो चाहे आप HTTP गेट को ऐसे लिख दीजिए या फिर इसको मत लिखिए, दोनों ही HTTP गेट मेथड पे आएगा, यानी कि पेज के लोड इवेंट पे ये मेथड्स कॉल होंगे। ठीक है, तो ये HTTP गेट मेथड पे आता है। और उसके बाद हमने बताया था कि अगर आपको इसी का पोस्ट मेथड बनाना है तो उसके लिए पोस्ट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लाइक मैं बना रहा हूँ अभी पब्लिक एक्शन रिजल्ट और एडिट स्टूडेंट रिटर्न व्यू, इसका व्यू में, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि HTTP पोस्ट ले लेंगे। तो उससे ये होगा कि पहले ही मैंने बताया कि ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, वो गेट मेथड रहेगा, ये पोस्ट मेथड रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एरर आ रही है, ठीक, एरर जो आ रही है, ठीक। तो ये एरर बेसिकली मेथड के लिए आ रही है। मेथड जैसे कि आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट जानते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक। तो सेम नाम के दो मेथड्स नहीं बनाए जा सकते हैं पर्टिकुलर क्लास में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मेथड को हमें ये बताना पड़ेगा कि वो मेथड अलग है, ये मेथड अलग है, ठीक। तो भले वो HTTP पोस्ट है, HTTP गेट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली एक पैरामीटर ले लेते हैं, कोई भी पैरामीटर। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की एक ID ले ली है जो कि नॉर्मल है, मतलब कि इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है कि हाँ मैं ID लूँगा, मैं बस ऐसे ही ले लिया हूँ स्ट्रिंग टाइप की ID, ताकि मैं इस समय करंटली डिफ्रेंशिएट कर सकूँ कि वो मेथड दूसरा है, ये मेथड दूसरा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अपने गेट वाले मेथड में मैं सिंपली एक इंट टाइप की वेरिएबल ले लेता हूँ ID। उसके बाद क्या नाम है कि हम क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं कि क्या क्वेरी स्ट्रिंग होती है। तो हम यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करके रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो जैसे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे तो इसके पैरेंथेसिस में हमें की बताना पड़ता है, मतलब कि हमारी जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो किस नेम से एक्सेस हो रही है, मतलब कि किस नेम से हम उस क्वेरी स्ट्रिंग को गेट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे वो बताना पड़ेगा। तो जैसे मैं ID नाम से गेट करूँगा तो मैंने यहाँ पे बता दिया रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग और ID, और स्ट्रिंग में चेंज कर लिया। अब चूंकि मैंने इंट टाइप का वेरिएबल लिया है तो इसलिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको इंट में। तो इसके लिए मैं कन्वर्ट क्लास का यूज करूँगा। कन्वर्ट क्लास डॉट टू इंट, कन्वर्ट क्लास का एक डॉट टू इंट 32 मेथड होता है जो कि 32 बिट में इंटीजर को कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर मैं इसको पास कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि जो भी मेरी क्वेरी स्ट्रिंग ID की आएगी वो मेरी
चेंज हो जाएगी इंटीजर टाइप में और उस आईडी वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, एक और मैं पैरामीटर ले लेता हूँ नेम नाम का। वो मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं जब भी क्वेरी स्ट्रिंग हिट करूँगा तो मैं 2 वेरिएबल के साथ हिट करूँगा, मतलब ताकि ये कन्फ्यूजन न रहे कि और वेरिएबल्स मुझे हिट करना हो तो या और क्वेरी स्ट्रिंग ऐड करना हो यूआरएल में तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं इसका नाम नेम दे रहा हूँ और इसको टू स्ट्रिंग में चेंज कर ले रहा हूँ। तो नेम नाम से मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करूँगा, मतलब इस क्वेरी स्ट्रिंग को मैं नेम नाम से एक्सेस करूँगा, उसको आईडी से एक्सेस करूँगा। तो नेम को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने नेम को नेम वाले वेरिएबल में एक लेके रख लिया। तो इस तरीके से हम क्वेरी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। एक मैं यहाँ पे क्या नाम है कि अभी मैं ये लगा दे रहा हूँ, इससे ये होगा, ब्रेक पॉइंट लगा दिया मैंने। इससे ये होगा कि जब भी यूआरएल हिट होगा तो मुझे पता चल जाएगा। बेसिकली कंपाइलर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इन क्वेरी स्ट्रिंग्स में डेटा को दिखाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा यूआरएल जो है वो हिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एडिट स्टूडेंट नाम का मेथड है, वो दिख रही है इस कंट्रोल पे। तो हम इसको अभी रन कराएंगे और ये देखेंगे। उसके बाद रन कराने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्यू को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एडिट स्टूडेंट नाम का भी कोई व्यू नहीं ऐड हुआ है। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड व्यू पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड पे क्लिक करेंगे तो व्यू ऐड हो गया है। जैसे कि यहाँ पर व्यू ऐड हो चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक सिंपली h1 टैग का यूज करके कोई भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ h1 टैग, h1, फिर यहाँ पर एडिट स्टूडेंट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एक HR टैग बस लगा दूंगा सिंपली, ताकि एक लाइन आ जाए। और यहाँ पर मतलब ये सिंपली बस एक HTML का पेज है ओपन होने के लिए, ताकि बस दिखे कि हाँ ये पेज कौन सा है। बाद में मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगा जैसे कि इसमें मैं कुछ इनपुट्स ऐड करूँगा, इनपुट एक फॉर्म टैग भी बनाऊँगा। तो वो अभी मैं बनाऊँगा, चूँकि गेट मेथड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं रन कर दिया हूँ। तो ऐसे ही सिंपली HTML बना के मैंने रन कर दिया है। ठीक है, तो अभी ये रन होता है और रन होने के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा क्वेरी स्ट्रिंग हो रहा है। मतलब बेसिकली हम क्वेरी स्ट्रिंग से मॉडल को बाइंड करना ये जान जाएंगे कि क्वेरी स्ट्रिंग को कैसे गेट किया जाता है। हालांकि मैंने वहाँ पर कोड लिख रखा है कि HTTP रिक्वेस्ट जो है उन्हीं की मदद करके यूज कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग और वहाँ पर अपनी की बता सकते हैं जो भी गेट करने की होती है। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन को रन कर दिया है। तो एप्लीकेशन रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम में। तो ये मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। तो MVC के एप्लीकेशंस या फिर .NET के कोई भी एप्लीकेशंस पहले रन होने से पहले बिल्ड होते हैं। बिल्ड में बेसिकली एरर्स को चेक कर लिया जाता है। तो ये चीज़ है, तो बिल्ड होते हैं तो बिल्ड में एरर्स को चेक कर लिया जाता है। तो बेसिकली कंपाइल टाइम एरर्स को चेक किया जाता है, रन टाइम एरर्स को नहीं चेक किया जाता। रन टाइम एरर्स तो हमें रन टाइम पे ही मालूम होते हैं कि क्या है, लेकिन कंपाइल टाइम एरर्स को चेक कर लिया जाता है। तो उसके बाद ये रन होने के मोड पे आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम URL को पास करेंगे। यहाँ पर बेसिकली मैं हार्ड कोडेड URL पास करूँगा, मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि मैं लिंक पे क्लिक करके जाऊँगा। तो ये चीज़ है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कोड लिख ही रखा है कि जो भी URL आएगा तो इन गेट मेथड से रिक्वेस्ट क्वेरी स्ट्रिंग से जो भी रिक्वेस्ट होगी तो इस गेट मेथड पे हिट करके इन वेरिएबल्स में आ जाएगी। ठीक है, तो देखता हूँ अभी भी रन हो रहा है मेरा जो कोड है, प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो उसको रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई लिंक नहीं बनाऊंगा। ठीक, लिंक अभी मैं आगे चल के बनाऊंगा। अभी मैं जो पहले मैं URL हिट करूंगा वो मैं बेसिकली जो URL का एड्रेस बार है उसको चेंज करके वहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग सीधे बना के इंटर बटन प्रेस करूँगा, जिससे सिंपली ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग का HTTP का गेट मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट अभी भी रन हो रहा है। और उसके बाद ये जो मेथड है मेरा, ठीक, तो ये मेथड जो है मेरा वो एक HTTP गेट था। ठीक है, और वो नीचे वाला HTTP पोस्ट है। ठीक है, अभी हम मॉडल्स से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, मॉडल से भी। यहाँ पर मॉडल्स को भी असाइन किया जा सकता है, तो उसको भी हम असाइन करके देखेंगे। उसके बाद क्या नाम है कि ये जो यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ID और नेम, उसको चाहे तो हम क्या नाम है एडिट स्टूडेंट के पैरामीटर में भी दे सकते हैं। ठीक, MVC में ये फीचर प्रोवाइड करता है कि जो हम लिखे हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, तो उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, बिना क्वेरी स्ट्रिंग की मदद से सीधे अगर हम यहाँ पर सेम नाम से पैरामीटर भी पास कर दे तो जो भी क्वेरी स्ट्रिंग की वैल्यू होगी MVC सीधे उनको कन्वर्ट करके उन वेरिएबल्स में डाल देगा। मतलब अगर मैं इंट टाइप की वहाँ पर ID लिख दूँ और नेम लिख दूँ तो ID और नेम में वैल्यूज़ बिना क्वेरी स्ट्रिंग की मदद से आ जाएगी। ठीक, मतलब MVC खुद ही उसको हमारे लिए कन्वर्ट करके उसमें पैरामीटर में डाल देगा। तो ये भी एक MVC फ्रेमवर्क का अच्छा फीचर है। तो यही चीज़ें हैं, जिस तरह से हम चीज़ों को जानते जाते हैं उस तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन हमें हर तरीके से चीज़ों को पता होना ज़रूरी होता है। मतलब कि क्वेरी स्ट्रिंग का कब यूज़ करना है, पैरामीटर्स का कब यूज़ करना है। ठीक।
ठीक। तो इसी तरह से पोस्ट में भी जब हम काम करेंगे तो पोस्ट में भी ऐसे किया जा सकता है, चाहे हम पैरामीटर के थ्रू पोस्ट करें या फिर हम रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू पोस्ट को गेट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन रन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो एप्लीकेशन रन हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि HTTP गेट मेथड एग्जीक्यूट हो चुका है। एडिट स्टूडेंट का HTTP गेट मेथड एग्जीक्यूट हो चुका है, कंपाइलर यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको F10 करूँगा और F10 से क्या नाम है कि स्टेप्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। कंपाइलर 1 बाय 1 लाइन करके आगे बढ़ता है F10 से। तो F10 करके मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा और चेक करूँगा। और कुछ सिस्टम्स में ये होता है कि हमें फंक्शन F10 प्रेस करना होता है। तो ये अपने सिस्टम पे आप क्लिक कीबोर्ड पे टाइप करके चेक कर सकते हैं, दाब की प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि F10 से एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर फंक्शन F10 से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग गेट करेगा। तो अभी तो हालांकि हमने कोई क्वेरी स्ट्रिंग प्रोवाइड नहीं किया है, तो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में रन किया हूँ और URL वो वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैं इसको देखता हूँ 1 स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। ठीक, ओह लगता है कि मेरे रिकॉर्डिंग का शॉर्टकट की वजह से F10 की वजह से कुछ और यहाँ पर प्रेस हो गया। जूम आउट कर दे रहा हूँ मैं, इसको आउट कर दिया मैंने। यहाँ से भी हम जा सकते हैं, वहाँ पर नेविगेशन में विजुअल स्टूडियो में ऊपर नेविगेशन दिया है, तो मैं सीधे वहाँ से प्रेस करके कर लेता हूँ। तो उस पर मैं जैसे प्रेस करता हूँ तो कंपाइलर यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे मैंने नेक्स्ट प्रेस किया तो यहाँ पर क्या होगा, एक एरर जनरेट होगा। अभी देखिएगा, तो ये देखिए एरर आ गया है। एरर है ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज़ नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, एरर जनरेट हुआ है और एरर है ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये एरर बताता क्या है, ये एरर ये तब जनरेट होता है, इसका एरर का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिया जा रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस नहीं है। ठीक, ये एरर तब आती है बेसिकली जब हम कहीं किसी से मतलब कि किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट से हम कोई वैल्यू या कोई भी प्रॉपर्टीज़ को गेट करने की कोशिश करते हैं जब उसमें जो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ के केस में क्या है, यहाँ के केस में क्या है कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग की जो ID पैरामीटर है, ठीक, वैल्यू नल है। हालांकि नल तो नेम भी है लेकिन उसमें भी वैल्यू है। आप यहाँ देख रहे हैं URL में भी कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो नल है वैल्यू। कंटिन्यू में करता हूँ तो वही जो मेरा एरर था वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, जो मेरा कंपाइलर है वो यहाँ पे ब्लैंक में शो करेगा कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट का एरर आ जाएगा। ठीक, तो बेसिकली जो भी कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जहाँ से वैल्यू हम गेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस ऑब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं, वो इनिशियलाइज नहीं किया गया है। ठीक, तो वहाँ पर ऐसी नल की एरर आए, खासकर नल में आती है। तो यहाँ पर हम URL में क्वेरी स्ट्रिंग को प्रोवाइड करेंगे और तब भेजेंगे। हाल बिना क्वेरी स्ट्रिंग के URL एग्जीक्यूट हुआ है ना, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, एक हार्ड कोडेड क्वेरी स्ट्रिंग बनाएंगे। तो मैं सीधे URL में टाइप कर दे रहा हूँ ID इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मैं दे रहा हूँ क्योंकि ID मेरा न्यूमेरिक है, तो मैंने यहाँ पे 12 दे दिया। तो ID इक्वल टू मैंने 12 दे दिया। उसके बाद कोई भी पैरामीटर, नया पैरामीटर अगर हम और ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मैंने लिखा एंड। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पर एक नेम दे दूँगा। बेसिकली मैं वहाँ पर नेम लिया हूँ की में, तो इसलिए मैं यहाँ से नेम प्रोवाइड कर दूँगा। जो भी की में दिया जाता है वही वैल्यू वहाँ पर चाहिए होती है। ठीक, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि बेसिकली कि कैसे मतलब और भी पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। ठीक, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें मुझे तो अभी के लिए मेरे केस में 2 ही पैरामीटर हैं। तो मैं यहाँ पर ID इक्वल टू 12 और उसके बाद ये जो नेम मैंने यहाँ दिया है वही नेम सेम टू सेम यहाँ पर जो कि वहाँ पर दी गई है वही कि यहाँ पर देखें नेम इक्वल टू उसकी कोई भी वैल्यू मैं डाल दे रहा हूँ। तो जैसे वैल्यू डाल के मैं एंटर प्रेस करता हूँ क्योंकि ये गेट मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक, क्योंकि स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एडिट स्टूडेंट है। ठीक,
तो ये URL लोड इवेंट है, तो लोड इवेंट है तो स्टूडेंट कंट्रोल कर दे एडिट स्टूडेंट का जो गेट मेथड होगा, ठीक, वो इन पैरामीटर्स के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। चूंकि ये क्वेरी स्ट्रिंग है, ठीक, तो ये गेट मेथड पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी और गेट मेथड पे हमें ये क्वेरी स्ट्रिंग्स रिक्वेस्ट करके मिल भी जाएगी। तो यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पर मैं वहाँ से F10 करता हूँ। तो वहाँ पर F10 मैंने किया, तो जैसे ही मैंने F10 किया तो मैं देख रहा हूँ कि आईडी में कोई भी एरर नहीं आई है, ठीक। और जब मैं होवर करके भी चेक करूँगा तो देखूँगा कि उसमें वैल्यू भी आ गई होगी, ठीक है। फिर से मैं F10 करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से अगली लाइन में आ जाऊँगा, क्वेरी स्ट्रिंग गेट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं देखता हूँ कि आईडी में मेरे 12 आ गया है, ठीक। आईडी में 12 वैल्यू आई है, चूँकि मैंने 12 वहाँ पर प्रेस किया, एंटर किया था। और उसके बाद नेम में भी हमारी एक वैल्यू आ गई है 2, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो मतलब कि बिना जब URL के कुछ प्रोवाइड किए अगर हम वो प्रोसेस करेंगे तो जाहिर सी बात है नहीं आएगा, क्योंकि मैं लोड इवेंट पे बिना कुछ चेक किए सीधे क्वेरी स्ट्रिंग को गेट कर रहा हूँ। तो ठीक, तो यहाँ पे मैं क्वेरी स्ट्रिंग को बेसिकली गेट करने का तरीका बता रहा था। अगर आप ऐसा कुछ कंडीशन आपका आता है प्रोजेक्ट में कि आपको लोड इवेंट पे क्वेरी स्ट्रिंग भी गेट करना है और ऐसा भी हो सकता है कि URL नल भी रह जाए, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इफ़ से चेक लगा सकते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू नल, इस टाइप का, ठीक। तो उससे क्या होगा कि जब कभी भी नल होगा तो जाएगा ही नहीं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब मैं क्या करता हूँ कि एडिट स्टूडेंट में आता हूँ, एडिट स्टूडेंट वाले स्टूडेंट लिस्ट में, सॉरी स्टूडेंट लिस्ट में आता हूँ। स्टूडेंट लिस्ट वाले पेज में आके मैं बेसिकली करूँगा क्या, अभी मैं एक हार्ड कोडेड URL बनाया था, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक सीधे एक और हेडिंग ले रहा हूँ, TH एक्शन, एक और हेडिंग मैंने ले लिया और यहाँ पर मैं TD बढ़ाऊँगा। TD में मैं बेसिकली ये लिखूँगा, एक एंकर टैग बनाऊँगा डायनेमिक, ठीक, लिस्ट जैसे बनती रहेगी वैसे बनूँगा। तो A में href, उसके बाद क्या नाम है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिट, और बेसिकली अंदर आके मैं URL दूंगा, ठीक। तो मैंने आपको बताया था URL देने के लिए, तो यहाँ पर URL में मैं ID बाइंड करूँगा। तो URL के लिए मैंने बताया था, हाँ, बेसिकली ये है कि उससे मुझे ऐसे URL जनरेट करना है, जैसे कि URL में बताया गया अभी कि URL ऐसे, तो हमें कुछ ऐसा URL जनरेट करना पड़ेगा, ठीक, क्वेरी स्ट्रिंग की तरह, कि मतलब कि क्वेश्चन मार्क भी लग जाए और उसके बाद ID बन जाए, उसके बाद उसके पैरामीटर्स बन जाए और आगे जो है वो होम कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नाम भी हो जाए। तो URL जनरेट के लिए कि मैंने हमेशा बताया कि क्लाइंट साइड पे अगर कोई भी URL जनरेट करना है आपको CSS में, तो आप हमेशा URL.action का यूज़ करिए, ना कि हार्ड कोडेड URL लिख दीजिए / करके, ठीक। तो मैं यहाँ पर URL.action, उसके बाद यहाँ पर पहले एक्शन का नाम और फिर कंट्रोलर का नाम पास करूँगा। तो एक्शन का नाम मेरे जो है वो यहाँ पर एडिट स्टूडेंट है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ एडिट स्टूडेंट, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोलर का नाम मेरा स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ लिखूँगा स्टूडेंट, ठीक। तो ये मेरा URL हो गया। उसके बाद यहाँ पर कभी कभी हमें रूट डेटा पास करना होता है, तो यहाँ पर भी मैं पैरामीटर में डेटा पास कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे न्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक। न्यू बेसिकली ये चीज़ें ऐसा जो पास होता है वो हम रीडायरेक्ट करते हैं तब भी पास होता है। तो मैं यहाँ चेक करूँगा कि रीडायरेक्ट वाला यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है, मतलब कि जैसा क्वेरी स्ट्रिंग कि हम चाह रहे हैं वैसा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अगर कभी भी हम एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे तो वैसे बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। तो न्यू में लिख दिया ID इक्वल टू मैंने दे दिया 13, और उसके बाद क्या नाम है, मैंने कामा करके दूसरा पैरामीटर, कामा करके जितने चाहे उतना पैरामीटर हम पास कर सकते हैं। तो मैं कामा करके यहाँ नेम लिखूँगा, नेम इक्वल टू कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ जुल्कदर, ठीक, अपना ही नाम लिख देता हूँ। और उसके बाद क्या नाम है, अब जो ये मैंने वैल्यू दी है, ठीक है, तो ये तो हमारी हार्ड कोडेड वैल्यू है, ठीक। लेकिन अगर यही मैं इन वैल्यू से रिप्लेस कर दूँ, मतलब कि स्टूडेंट ID, ठीक, और स्टूडेंट नेम से अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो ये मेरी डायनेमिक वैल्यू हो जाएगी। जैसे फॉर ईच ऐसे चलता रहेगा, फॉर ईच लूप, यहाँ पर वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ पर मैं ये नहीं लिख के लिखूँगा st.student ID, बेसिकली नॉट एज ID, ठीक, ID यहाँ पे लिखूँगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा कि st.student नेम, ये मैं दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे ही फॉर ईच लूप चलेगा वो वहाँ पर लिस्ट बनेगी, ठीक। तो मैं बेसिकली यहाँ से उस URL पे जाता हूँ, जो मैंने हार्ड कोड बनाया था वो लिस्ट जनरेट की थी। तो मैं स्टूडेंट लिस्ट वाले पेज पे जाऊँगा, कंपाइलर लगा हुआ है तो ये आ गया डिबग में, तो पेज लोड होगा अभी। और उसके बाद यहाँ पर जो भी लिस्ट मैंने हार्ड कोडेड वहाँ लिस्ट से बाइंड की थी आइनोमरेबल लिस्ट में, तो वो यहाँ पर दिख जाएगी। हालांकि मुझे दिख चुका है, ठीक, यहाँ पर एडिट पे ये चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ पर एडिट में देखिए, आप नीचे देखिए URL बन रहा है, ठीक, URL बन रहा है, लेकिन शायद URL थोड़ा वो डिफरेंट बन गया है। रुको इंस्पेक्ट करके हम चेक करते हैं, देखते हैं क्या URL बना है। तो इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके हम देख सकते हैं कि क्या बेसिकली उसके पीछे जनरेट हुआ है। तो मैं एरो पे फंक्शन पे क्लिक करके वहाँ पर एरो अपना लेके जाऊँगा, देखूँगा, ठीक है। URL तो जनरेट हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो गई इसमें,
/1 बन गया है, वो क्वेश्चन मार्क पहले आके वैसे दूसरे स्टाइल का बनना था। चलो क्लिक करते देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से हम जनरेट करेंगे यूआरएल को। तो जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा कंपाइलर तो हिट करा है क्योंकि गेट मेथड है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, एरर आएगी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की, ठीक है। तो ये वही एरर है बेसिकली, मेरा जो यूआरएल है वो सही जनरेट नहीं हो रहा है। पुराना यूआरएल आपको याद होगा कि ये ऐसे नहीं था, ठीक। क्वेश्चन मार्क पहले होना चाहिए था और स्लैश नहीं होना चाहिए था। तो फिर से मैं एक आता हूँ, जो मैं यूआरएल जनरेट किया हूँ वहाँ पर आता हूँ। अब मैं इस तरीके से यूआरएल ना जनरेट करके मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे तरीके से यूआरएल जनरेट करूँ। हालांकि यूआरएल.एक्शन का यूज़ करूँगा, लेकिन ये जो पैरामीटर बाद में है उनका यूज़ मैं नहीं करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इतना सेलेक्ट करके और मैं इस चीज़ों को इसको पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या करूँगा कि केवल जो ये वाली वैल्यूज़ है url.action एडिट स्टूडेंट और स्टूडेंट, तो इतनी वैल्यू जो मेरी, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतनी जो वैल्यू है मेरी, ये मेरा ये जनरेट करेगा, ठीक। यहाँ तक की वैल्यू जनरेट करेगा स्टूडेंट और /एडिट स्टूडेंट जनरेट करेगा, इतना जनरेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद चूँकि ये स्ट्रिंग में मैंने रखा है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है, ठीक। @ मैंने लगा दिया तो वो हो गया, तो स्ट्रिंग, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। फिर उसके बाद ID इक्वल टू st.student ID, यहाँ पर मैं ID इक्वल टू क्या नाम है इसको पास कर दिया, फिर एंड का सिंबल मैंने लगा दिया, ठीक। फिर नेम इक्वल टू st. क्या दूंगा और क्या नाम है @ सिंबल लगाऊंगा, फिर @ के बाद रेजर ब्लॉक, फिर st.student नेम। तो ये मेरा स्टूडेंट नेम बन गया। इससे क्या होगा कि मेरा डायनेमिक यूआरएल जनरेट होगा, ठीक है। अब मेरा यूआरएल वैसे जनरेट होगा जैसे हम चाह रहे थे। हालांकि मैं रिडायरेक्ट जैसे करते वैसे मैं चेक कर रहा था, तो वैसे नहीं एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पर अगर वैसे नहीं एग्जीक्यूट किया तो मैं इस तरीके से यूआरएल जनरेट करूँगा और श्योरली इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो फिर से मेरा यूआरएल जनरेट हो चुका है। अब मैं क्लिक किया यूआरएल पे, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और देखूँगा तो इस पर वैल्यू मेरी पास हो गई है, ठीक है। और मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ तो वैल्यू भी मेरी आ गई होगी, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा 1 आ गया है, चूँकि मैंने पहले वाले आइटम पे क्लिक किया था। उसके बाद नेम एलन है, तो यहाँ पे मैं देखूँगा, देखो ID इसकी 1 है, स्टूडेंट ID, उसका नेम एलन है, तो मतलब यही रिकॉर्ड मेरा आ गया है। तो मेरा ये काम सही कर रहा है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरा ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हुई कि मैं कैसे मतलब कि रिक्वेस्ट क्वेरी स्ट्रिंग और रिक्वेस्ट क्वेरी स्ट्रिंग का मदद करके कैसे हम गेट किए हैं और यहाँ से डायनेमिक यूआरएल जनरेट कर दिए हैं, ठीक है। डेटाबेस से कभी काम होगा तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस से यहाँ बना के सीधे यूआरएल जनरेट कर देंगे। एडिट स्टूडेंट का कोई पेज होगा तो वहाँ पर लेकर जाके एडिट कर देंगे, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा को इस तरीके से गेट किया जा सकता है। तो ये भी मेरा मतलब कि ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि आपको मतलब क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा गेट करना समझ में आ गया होगा इजीली। मैं बहुत आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि आप जो यहाँ पर डेटा दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी डेटा यहाँ पे दिए हैं वो वहाँ भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो मैं ये क्या नाम है कि लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये बेसिकली जो मैं पहले वाली टेक्स्ट लिखा हूँ वो बेसिकली एक यूआरएल है। टेक्स्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से बड़ा कर दिया मैंने टेक्स्ट को ताकि और अच्छे से दिखे, ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, बेसिकली क्वेश्चन मार्क आगे का आप यूआरएल केवल समझिए, ठीक है। वो मैं ऐसी टेक्स्ट लिख दिया हूँ, ठीक। तो उसको आप ये बेसिकली एक तरह के यूआरएल है, ठीक। तो आप उसको यूआरएल ही समझिए। फिर उस क्वेश्चन मार्क के बाद मैं जो ID लिखा हूँ 1 2 या कोई भी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक। एंड नेम इक्वल टू, ठीक, जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये जो मेरा है ये क्वेरी स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पर जो भी नेम दिया जाएगा सेम टू सेम वही नेम वहाँ होना चाहिए, या वहाँ पर जो दिया गया वो यहाँ होना चाहिए, ठीक। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो की लिया गया, जैसे नेम यहाँ लिया गया तो सेम टू सेम नेम वहाँ भी होना चाहिए, ठीक। आप यहाँ पर वेरिएबल किसी भी नाम का लीजिए, लेकिन जो की है वो सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक। उसकी वैल्यू डिफर कर सकती है या फिर किसी और वेरिएबल में आप कैच कर लिए हो जो वो अलग की बात है, ठीक है। तो ये जो इंट ID वहाँ पे लिखा है तो ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इंट ID मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग नेम, ठीक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। तो अब देखो मैं इसको हटा दिया हूँ, इंट ID और स्ट्रिंग नेम लिख दिया हूँ, ठीक है। अब ना मुझे क्वेरी स्ट्रिंग लिखनी पड़ी है, कुछ भी नहीं लिखना पड़ा है। लेकिन अगर मैं अब भी रन कराऊंगा तो मेरी जो वैल्यू थी वो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि MVC फ्रेमवर्क ये हमें प्रोवाइड करता है कि आप सीधे पैरामीटर में नेम स्पेसिफाई कर दीजिए, वो उसके कंपेटेबल वैल्यू में उस वैल्यू को दे देगा, ठीक है। जो भी उसकी कंपेटेबल वैल्यू मतलब की वैल्यू होगी, जो नेम होगा, ये नेम और प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर मैच की क्वेरी स्ट्रिंग से मैच करा देगा। तो जो जिसकी जो भी वैल्यू होगी उसकी वो वैल्यू में दे देगा, ठीक है। ID इंट है तो नल वैल्यू वहाँ पर नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन हाँ ये स्ट्रिंग है तो क्या नाम है, नल तो कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो स्ट्रिंग के केस में ये एम्प्टी हो सकता है, ठीक है।
और उसके बाद क्या नाम है कि फिर हम पोस्ट पे देखेंगे, ठीक। तो जैसे हमने गेट पे चीज़ों को गेट किया था, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग आईडी जो मैंने दिया था वो मैं वैसे ऐसे ही दिया था, ठीक। मैं पहले ही आपको बताया था, वो मैं मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए बस मैंने दे दिया था ताकि एरर ना आए। अब मैं इसको, मेरा कोई इससे काम नहीं था तो मैंने अभी इसको हटा दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि वहाँ से फॉर्म से कोई डेटा पोस्ट करूँगा, एडिट स्टूडेंट पे मैं आऊँगा और यहाँ पर जो भी मेरा ये कोड मतलब कि जो बेसिकली एडिट स्टूडेंट केवल हेडिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर केवल ये नहीं, क्योंकि मुझे कुछ अब पोस्ट मेथड यूज़ करना है। पोस्ट मेथड हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब कोई डेटा हम पोस्ट करें एक्चुअली में, ठीक। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा क्या, बेसिकली मुझे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ इनपुट्स लेने पड़ेंगे और उसको मुझे पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि डेटा मेरा पोस्ट होगा और वहाँ पे हम कैच करके ये जान पाएंगे कि हाँ पोस्ट मेथड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। या फिर और कितने ऐसे तरीके हैं तो जिससे पोस्ट मेथड काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर फॉर्म टैग लेता हूँ, एक्शन इक्वल टू URL.action। मैंने बताया कि यहाँ पर मैं URL हर बार URL.action से ही प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मैं हार्ड कोडेड URL नहीं लिखता हूँ, तो मैंने URL.action यूज़ किया, ठीक है। कभी कभी देखो एजेक्स से रिक्वेस्ट में दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमें क्या नाम है कि कोई हिडन फील्ड या कहीं URL.action वहाँ दे सकते हैं, फिर उसकी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने URL.action लिया और इसके बाद एडिट स्टूडेंट और स्टूडेंट मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेथड दे दूँगा पोस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर HTTP पोस्ट को यूज़ करना है, ठीक, पोस्ट मेथड को यूज़ करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली एक इनपुट टाइप लूँगा, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल टू, यहाँ पर वही नाम देंगे आईडी, यहाँ पर वही नाम देंगे जो नाम हम जिस नाम से हमें कैच करना है, ठीक है। यहाँ नाम डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर नेम की जो नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो बहुत मैटर करती है, ठीक। तो फिर से यहाँ पर BR टैग में लगा देता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ लूँगा, उसके बाद नेम इक्वल टू, यहाँ पर नेम रहेगा, नेम इक्वल टू यहाँ पर स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर मैं नेम दूंगा, इसलिए नेम दूंगा क्योंकि मैंने नेम नाम से वहाँ वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। मैं BR टैग फिर से लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ बटन, ठीक है। बटन टाइप में लूँगा सबमिट इसलिए ताकि फॉर्म को सबमिट किया जा सके और किसी केस में नहीं सबमिट होगा फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट लिख देता हूँ सबमिट, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और इसके बाद क्या नाम है कि क्योंकि नेम तो सेम है, ठीक, लेकिन वो पैरामीटर वहाँ पे भी दिया गया है, लेकिन वो गेट मेथड है, ये पोस्ट मेथड है। तो इस बार अगर मैं वहाँ से पेज के लोड इवेंट पे तो वो चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं डेटा को यहाँ से पोस्ट करूँगा, ठीक है, ये जो फॉर्म बना हुआ है, ये बटन है, ठीक, यहाँ से मैं क्लिक करके जब पोस्ट करूँगा तो ये पोस्ट मेथड को हिट करेगा, ठीक है। तो पोस्ट मेथड को यहाँ से हिट करेगा, तो इसकी वैल्यू मैं कंपेटेबल वैल्यू डाल के मैं क्लिक करके हिट कराऊँगा और देखूँगा कि किस तरीके से फॉर्म को सबमिट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे क्या नाम है कि वैल्यूज़ को चेक करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट की भी नीड पड़ेगी, जिससे मैं कंपाइलर को, डिबगर को वहाँ पर रोक सकूँ, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर नेम स्पेसिफाई कर देता हूँ HTTP गेट, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि वो गेट है या पोस्ट है। हालांकि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन लिखने से ये होता है कि हमारी हैबिट अच्छी बनती है, कोडिंग हैबिट्स अच्छी होती है, और इसके बाद क्या नाम है कि एक बेटर स्टैंडर्ड होता है कि हमारा HTTP पोस्ट HTTP गेट लिखा हुआ है। हालांकि मैं कई बार डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा जो था वो गेट मेथड था, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है कि नीचे वाला जो हमारा पोस्ट मेथड है, तो ये फॉर्म की वैल्यू हमने ले रखी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैंने बताया जैसे कि मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा, तो मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं वेरिएबल लूँगा, ठीक है। तो फिर से मैं क्या नाम है, चूँकि मुझे आईडी ही चाहिए, तो मैं फिर से एक इंटी टाइप का आईडी ले लेता हूँ और उसके बाद क्या नाम है कि यहाँ पर मैं कन्वर्ट क्लास का यूज़ करूँगा, ठीक, .toInt32 मेथड का, जिससे मेरा डेटा इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट की मदद से क्या नाम है कि यहाँ पर सीधे की पास कर सकता हूँ, ठीक। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म्स एक होता है, उससे भी आप सीधे की पास कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन आप केवल रिक्वेस्ट की मदद से भी यहाँ पर की, देखिए बता रहा है हिंट में, आप रिक्वेस्ट की मदद से यहाँ पर की पास करिए। की में क्या होता है, की में बेसिकली वो नेम होता है जो फॉर्म में हम सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ID दे दी, ठीक, रिक्वेस्ट की मदद से मैंने यहाँ पर ID दी, उसको स्क्रिप्टिंग में पहले कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद इंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये ID जो बेसिकली है यही वही नेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंट में वेरिएबल में रख लिया, तो एक स्ट्रिंग टाइप का मैं नेम ले लेता हूँ, ठीक है, अपने दूसरे वाले वैल्यू को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं रिक्वेस्ट और उसके बाद यहाँ पर उसकी की का नाम, ठीक। तो की का नाम नेम है, तो नेम टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया है। मैं इसको रन कराता हूँ और देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा कि रन होने के बाद जब भी हम इसमें इनपुट में कोई भी वैल्यू डालेंगे, उसके बाद जब उसको हम पोस्ट करेंगे
तो पोस्ट होने के बाद वहाँ पर जो है हमें HTTP रिक्वेस्ट में हमें वो वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि आईडी की वैल्यू हमें आईडी में मिलेगी और नेम की वैल्यू हमें नेम में मिलेगी। इनकी जो मैपिंग होती है वो इनके नेम पे होती है, मतलब इनपुट टाइप की जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जो नेम, इनपुट टाइप फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनके नेम जो दिए गए होते हैं उनकी मैपिंग उन्हीं से होती है। तो मैं की सारे फॉर्म पोस्ट होते हैं तो HTTP रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म्स या फिर HTTP रिक्वेस्ट से हम जो की वहाँ पे पास करेंगे, की बेसिकली वहाँ पे नेम जो पास करेंगे तो वही नेम क्या नाम है यहाँ पर दिखने लगता है। ठीक है, तो मैंने रन करा दिया है एप्लीकेशन को और अभी ये रन होगा और उसके बाद हम चेक करेंगे कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर एरर आई है और एरर जो आई है उसका रीज़न बिल्कुल एकदम साफ है। ठीक, जैसे पिछली बार एरर आई थी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज़ नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम वही एरर है, बस दूसरे तरीके से है। दूसरे तरीके से क्यों है अब वो मैं दिखाता हूँ क्यों दूसरे तरीके से। वापस आते हैं विजुअल स्टूडियो में और कंट्रोलर पे वापस आते हैं। ठीक है, हमने ये बताया था जब रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग में हमने ये URL ओपन किया था और कोई भी जब URL मैंने क्वेरी स्ट्रिंग नहीं पास की थी तो यहाँ पर कंपाइलर में सेकंड लाइन में एरर आई थी जब ये वाले मैंने कोड यहाँ पर लिख रखा था आईडी वाला कोड, तो अब यहाँ पर एरर आई थी और उसके बाद ये नल वैल्यू की वजह से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं मिली थी, तब एरर आई थी। ठीक, अभी क्या है कि आप यहाँ पर इस मेथड को देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एक गेट मेथड है। ठीक, ये एक गेट मेथड है और उस गेट मेथड में मैंने ये एडिट स्टूडेंट में कॉल कर रहा हूँ, मतलब कि स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर मैं एडिट स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूँ और उस मेथड को जो कि गेट है, लेकिन उसमें मैं ये ध्यान दीजिए कि जो गेट मेथड हम कॉल कर रहे हैं तो उसमें तो पैरामीटर भी तो है आईडी, और कोई ऑप्शनल पैरामीटर नहीं बनाया गया है कि आप नहीं भरोगे तब भी हो जाएगा, नहीं पास करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक, इस पैरामीटर को ऑप्शनल नहीं बनाया गया, ये पैरामीटर मैंडेटरी है, मतलब कि आप जब भी आज जनरली समझिए कि आप अगर समझ लीजिए कि कोई ऐसा मेथड है जिसमें ये 2 पैरामीटर है, तो उस मेथड को अगर आप कॉल करेंगे तो आप 2 पैरामीटर पास करेंगे तभी तो ये मेथड कॉल होगा, वरना कोई और मेथड कॉल हो जाएगा या बेसिकली ये मेथड कॉल हो जाएगा। किसी क्लास के मेथड के केस में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ गेट पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो अभी मैं जो गेट कर रहा हूँ मतलब कि URL मैंने हिट किया है। ठीक, तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एडिट स्टूडेंट URL को मैंने हिट किया है। ठीक, तो एडिट स्टूडेंट में अभी मेरे पास यही मेथड है, गेट में यही मेथड है, लेकिन उस मेथड में ये कह रहा है कि 2 प्रॉपर्टीज़ पास करिए। ठीक, और अभी हमने एक भी प्रॉपर्टी नहीं पास की। ठीक, तो इसलिए ये नल के लिए आईडी को वॉयलेट कर रहा है, ये बोल रहा है कि नल वैल्यू को हम इंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आईडी के लिए नल वैल्यू मिली है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर देखिए बता रहा है कि एन ऑप्शनल पैरामीटर मस्ट बी रेफरेंस टाइप। ठीक, और नलेबल। ठीक, वो बता रहा है कि इसको ऑप्शनल आपने नहीं बनाया है, अगर ऑप्शनल आप बना रहे हैं तो उसको नलेबल बनाइए। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें ऑप्शनल तो बनाना ही है, हमें क्वेरी स्ट्रिंग देखना है, चेक करना है। ठीक, तो वापस मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ और कोई भी पैरामीटर लाइक कि ये पैरामीटर था, तो अब मैं क्वेश्चन मार्क के साथ यानी क्वेरी स्ट्रिंग के साथ इस URL को हिट करता हूँ। तो जैसे मैंने क्वेरी स्ट्रिंग के साथ इस URL को हिट किया है तो ये मेथड कंपाइलर हिट कर गया है और मैं यहाँ पर चेक करूँगा तो आईडी में मैं देखूँगा क्या कोई वैल्यू आई है, तो देखो आईडी में वैल्यू आ गई है। नेम में चेक करूँगा तो नेम में भी वैल्यू आ गई है, मतलब कि ये हमारा पेज एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारा इस पेज का व्यू रिटर्न हो जाएगा, ये एरर चली जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ से हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किस वजह से एरर आती है, किस वजह से एरर जाती है। एरर को आप पढ़िए, एरर कभी भी आए तो एरर को पढ़िए, बिना पढ़े एरर को सॉल्व मत करिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं एरर को तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे ये किस वजह से आ रहा है। ये एरर हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, एरर सॉल्व हो गया तो ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने बताया कि इसमें हम तो ये चीज़ हमें चेक करना था, तो ये तो हमने चेक कर लिया है। अब हम बता रहे हैं कि इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम कुछ वैल्यूज़ इनपुट करेंगे, ठीक। जिसमें से पहली वैल्यू जो मैं आईडी के लिए स्पेसिफाई करूँगा वो मैं इंट टाइप की वैल्यू डालूँगा, दूसरे में मैं नेम में स्ट्रिंग वैल्यू डालूँगा। तो पहले में मैं 44 कोई भी इंट वैल्यू डाली है, दूसरे में एक स्ट्रिंग डाली है। जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो मैंने बताया कंपाइलर पोस्ट मेथड को हिट करेगा। तो देखो कंपाइलर पोस्ट मेथड को हिट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट में आगे बढ़ता हूँ, ठीक। अब मैं देखता हूँ कि आईडी अगर उससे कोई वैल्यू उसको मिली होगी तो वो आईडी में कन्वर्ट करेगा। तो वैल्यू मिली और उसने कन्वर्ट कर दिया, वरना नल का एरर आता, ठीक। उसी तरीके से नेम में भी हुआ। अब हम आईडी को चेक करेंगे तो देखेंगे कि 44 आया हुआ है आईडी में, ठीक है। अब नेम में देखेंगे तो नेम में जो हमने इनपुट किया था वो आया है। तो मतलब कि हमारा जो पोस्ट मेथड है वो भी चल गया, ठीक। हमारा जो पोस्ट मेथड था वो भी चल गया है, ठीक। तो इस तरीके से हमने गेट की वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर क्वेरी स्ट्रिंग से आ रही है, किसी भी तरीके से आ रही है तो यूआरएल्स के थ्रू, तो हमने उसको गेट कर लिया, ठीक। क्वेरी स्ट्रिंग को भी देख लिया कैसे गेट किया जाता है, या उसको रिप्लेस करके ऐसे भी गेट करना हम जान गए कि कैसे गेट किया जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़, हम उस चीज़ को कोई भी वैल्यू अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट करने के बाद हम वैल्यू को कैसे हम गेट करेंगे ये भी हमने देखा। मतलब कि हम रिक्वेस्ट का यूज करके हम गेट कर सकते हैं वैल्यू को, यहाँ पर नेम स्पेसिफाई करके, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगर हमें मॉडल बाइंड करना है तो यहाँ पर हम मॉडल में क्लास बना लेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को उसमें बाइंड कर देंगे। लाइक मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। मैं डिबिंग ऑफ किया, जैसे कि समझ लो कि यहीं पे मुझे बाइंड करना है मॉडल में कोई चीज़, ठीक। तो मैं स्टूडेंट टाइप का, जैसे समझ लो मेरा मॉडल स्टूडेंट टाइप का था, ठीक। तो स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट st इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर st डॉट आई स्टूडेंट आई इक्वल टू, मैं यहाँ पर आई लिख सकता हूँ। st डॉट नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पर नेम जो मेरा आया है वो लिख सकता हूँ। मतलब बेसिकली मैं मॉडल को बाइंड करना बता रहा हूँ कि किस तरीके से ऐसे बाइंड किया सकता है, ठीक। लेकिन ये जो बाइंड करने का तरीका है, ठीक, ये बहुत इफ़िशियंट तरीका नहीं है, ठीक। MVC हमें एक इफ़िशियंट तरीका बताता है, इफ़िशियंट वे बताता है, ठीक, और भी अच्छा तरीका बताता है, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे थे बार बार रिक्वेस्ट करके, ठीक, हम एक यहीं पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक फॉर्म कलेक्शन नाम की क्लास होती है, ठीक। तो फॉर्म कलेक्शन से भी हम वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, फॉर्म कलेक्शन से भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से गेट किया जाता है, उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। और इस पैरामीटर को मैं हटा देता हूँ बेसिकली, या फिर ये है ना, इस पैरामीटर को मैं ऑप्शनल कर देता हूँ। तो ऑप्शनल करने के लिए इस पैरामीटर को हम, ताकि एरर ना आए फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन में, तो किसी भी पैरामीटर को ऑप्शनल करने के लिए उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें वहाँ पर सेट करनी पड़ेगी, ठीक। तो मैं आईडी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान लेता हूँ मैं 0, ठीक। और उसके बाद नेम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मैं एम्प्टी मान ले रहा हूँ, ठीक। तो अब क्या होगा इसमें, इस केस में क्या होगा, ये बस ऑप्शनल पैरामीटर मैंने बना लिया। कभी भी किसी भी मेथड के अंदर, C# में किसी भी मेथड के अंदर अगर हम आईडी कोई भी पैरामीटर लेते हैं और उसमें इक्वल टू में उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देते हैं तो वो पैरामीटर पास करना कंपलसरी नहीं होगा। मतलब अगर हम पास करें तब भी ठीक, ना पास करें तब भी ठीक, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। तो अब क्या होगा कि जब भी ये मेथड गेट मेथड चलेगा, जब भी हम पेज रन कराएंगे, ठीक, तो होगा क्या कि कोई भी जब हम पैरामीटर नहीं पास करेंगे तो ये एडिट स्टूडेंट पे कंपाइलर आएगा, ठीक। और वहाँ पर ये आईडी में 0 बताएगा, नेम में एम्प्टी बताएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई वैल्यू वहाँ हम पास कर देंगे क्वेरी स्ट्रिंग में, तो वो इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करके वो ओरिजिनल वाली वैल्यू बताएगा जो भी यूआरएल में पास की जाएगी, ठीक। तो ये भी एक अच्छा कोडिंग का स्टैंडर्ड होता है, कोडिंग का तरीका होता है, जिससे हमारी क्या होती है, एरर भी नहीं आती और हमारी चीज़ें भी चल जाती। कभी कभी हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, तो उससे भी हम ये काम कर सकते हैं। तो हम ये इसको समझते हैं कि यहाँ पर पोस्ट मेथड में हम फॉर्म कलेक्शन से डेटा कैसे कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ें मैं वहाँ पर मैं बताया, जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा था, ठीक, तो उसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। मतलब कि ये इंट आईडी जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसको अगर यहाँ नहीं लिख के मैं यहाँ ऐसे लिखूँ इंट आईडी, ठीक, तब भी और स्ट्रिंग नेम, ठीक, तब भी वो जो सेम जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम इसमें आ जाएंगी, ठीक। मतलब हमें बिना ऐसे लिखे भी हम डेटा को गेट कर सकते हैं, बिना ऐसे लिखे हम डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा। वो एरर इसलिए आ रही है तो कि सेम नेम के पैरामीटर है, ठीक, तो उसमें देखना नहीं है। तो ये चीज़ है, ऐसे भी हम गेट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, फॉर्म कलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म कलेक्शन नाम की क्लास का यूज, वैल्यूज़, ठीक, फॉर्म कलेक्शन का यूज करके कैसे हम गेट कर सकते हैं डेटा को। तो फॉर्म कलेक्शन का से फॉर्म कलेक्शन, देखो फॉर्म कलेक्शन क्या है, फॉर्म कलेक्शन एक क्लास है, ठीक है। तो ये अपने प्रॉपर्टीज़ में ये प्रोवाइड करता है कि आप इसकी क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से जितने भी फॉर्म में डेटा पोस्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का डेटा हो, चाहे वो
इंक टाइप डेटा ही क्यों ना हो, चाहे फाइल ही क्यों ना हो, ठीक। तो सारे डेटा जो भी नेम है वो सारा का कलेक्शन लाता है, मतलब इसमें जितने भी हम इनपुट और बढ़ाते जाएंगे सारा कलेक्शन ये ला लेगा, मतलब वैल्यूज़ में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक फॉर्म में जितनी भी चीज़ें सबमिट होंगी वो सारे के सारे फॉर्म कलेक्शन में मिल जाएंगे। और उसकी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए इसमें भी हमें इसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। लाइक कि हम आईडी गेट करना चाहते हैं तो मैं सिंपली यहाँ से इंट टाइप का एक आईडी ले लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिखना पड़ेगा वैल्यूज़, मतलब फॉर्म कलेक्शन का जो भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो भी वेरिएबल हम लिए रहेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो ऑब्जेक्ट फिर डबल कोट में उसका नाम, जिस नाम से हम गेट करना चाहते हैं। तो हम और ये ध्यान रहे जो कभी भी हम यहाँ पर जब वैल्यू गेट करते हैं, ये स्ट्रिंग इंट की एरर आ रही है तो मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ताकि ये एरर चली जाए, फिर बात करते हैं। तो कन्वर्ट डार टू इन 32 और ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो कभी भी पोस्ट करते समय हमें ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर जैसे ही नाम हम स्पेसिफाई किए हैं, जिस तरीके से स्मॉल केस सेंसिटिव भी है, तो जिस तरीके से हम यहाँ नेम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक, जिस तरीके से नेम स्पेसिफाई करेंगे आप कोशिश करिए सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके ही यहाँ पे डालिए। इससे क्या होगा कि सेम नेम स्पेसिफाई होंगे, ठीक। तो नेम सेम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, तो इसीलिए कभी कभी वैल्यूज़ नहीं मिलती हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ और उसके बाद इसमें वैल्यूज़ गेट करूँगा, तो यहाँ पे भी मुझे ऐसे करना पड़ेगा, नेम टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हम फॉर्म को जब सबमिट करेंगे तो फॉर्म कलेक्शन की भी मदद से, मतलब कि फॉर्म कलेक्शन के भी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब कि अपने डेटा को पोस्ट करके यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो इससे भी यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक। तो इसको भी करके दिखाएं। ठीक है, करके दिखाते हैं। दो चीज़ें चेक हो जाएंगी। पहली चीज़ ये चेक हो जाएगी कि ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो एरर आई थी फर्स्ट टाइम में बिना पैरामीटर पास किए वो आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ ये चेक हो जाएगी कि ये फॉर्म वैल्यू कलेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो ये रन हो जाना चाहिए और एरर नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो कंपाइलर एडिट स्टूडेंट पे आ गया है। ठीक, यहाँ पर आने का मतलब ये है कि हमारी एरर नहीं आई है। ठीक, और आईडी को हम चेक करेंगे तो आईडी में 0 आया है और नेम पे भी एम्प्टी आया हुआ है। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू रिटर्न हो जाएगा और एरर नहीं आएगी। तो पहली चीज़ ये चेक करना था हमें, और ये हमारा काम कर गया है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर।
तो इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बोलते हैं या ऑप्शनल पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक, या नेम्ड पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो नहीं, नेम्ड पैरामीटर्स नहीं बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक, तो पेज हमारा लोड हो चुका है, ये हमारा जो पेज है वो लोड हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को पोस्ट करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं कोई भी इंट वाली वैल्यू दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर कोई वैल्यू सबमिट कर रहा हूँ। जैसे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। अब मैं देखता हूँ, सॉरी F9, यहाँ पर मैं F10 इससे करता हूँ, आगे करता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं होवर करता हूँ तो देख रहा हूँ कि सारी वैल्यूज़ जो हैं, जो भी मैंने इनपुट की थी आईडी में, वो आईडी में आ गया है और नेम फील्ड में जो भी वैल्यू मैंने डाली थी वो नेम में आ गया है और मैं व्यू को रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि फॉर्म कलेक्शन का यूज कैसे करते हैं, यानी फॉर्म कलेक्शन का भी यूज करके हम डेटा कैसे निकाल सकते हैं, ये भी हम जान गए हैं। ठीक है, अब क्या है कि दो तरीके हमने क्वेरी स्ट्रिंग से भी देखा, हमने पैरामीटर से भी देखा, उसके बाद हम और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से भी समझे क्या होता है, उसके बाद फॉर्म कलेक्शन का भी हम समझ गए क्या होता है। ठीक, लेकिन अभी क्या है कि और एफिशिएंट तरीका है। ठीक, और एफिशिएंट तरीका क्या है कि हम सीधे मॉडल में असाइन कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ को। मतलब जो हम यहाँ बाइंड कर रहे हैं, मतलब कि वैल्यू किसी और फॉर्म में गेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको आगे चाहे जैसे यूज करें हम, चाहे वो मॉडल में बाइंड करें या ना करें, लेकिन हम और भी दूसरे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। हम और क्या दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम सीधे यहाँ पर मॉडल ही स्पेसिफाई कर दें। मतलब कि हम यहाँ पर स्टूडेंट टाइप का जिस भी टाइप का हमें मॉडल लेना है वही मैं सीधे ले रहा हूँ। ठीक है, जिस भी टाइप का हमें मॉडल लेना है वही मैं सीधे ले रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि हम कभी भी मॉडल को आगे यूज करना चाहेंगे, जैसे कि लाइक कि वहाँ अभी मैंने दिखाया था कि किसी और में वैल्यू गेट किए थे, फिर हम स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना के वहाँ पर हम ऐसे वैल्यू उसको स्पेसिफाई कर रहे थे। ठीक, तो उससे अच्छे तरीका ये है कि हम सीधे मॉडल ले लें। अब मॉडल में क्या होता है, एमवीसी फ्रेमवर्क क्या करता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैपिंग करता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैपिंग करके मॉडल बाइंडर के थ्रू, मॉडल बाइंडर होता है, मॉडल बाइंडर के थ्रू क्या करता है कि इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ की मैपिंग करके उन सारी वैल्यूज़ को मैप कर देता है, मतलब बाइंड कर देता है। इसमें शर्त बस इतना सा है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मतलब कि जो भी मॉडल की प्रॉपर्टी हैं, जैसे इस मॉडल की प्रॉपर्टी पे अगर हम जाएंगे, स्टूडेंट नाम के मॉडल पे हम जाएंगे, मॉडल हमारा मॉडल वाले फोल्डर में स्टूडेंट की मॉडल में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एज है। ठीक, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू है सेम नाम से हमारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। मतलब इसका जो नेम है ये यही मैटर करता है। तो अगर मैं इस नेम से अगर मैं ये आईडी और नेम लिया हूँ और मैं यहाँ पर ये स्टूडेंट टाइप की क्लास जो लिया हूँ कंट्रोलर पे, ठीक, यहाँ पर तो ऐसे नहीं आएगा ये। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये उस आईडी को इस स्टूडेंट आईडी से रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली जिस पे हम जो भी फील्ड की वैल्यू हम चाहते हैं वो हमें दिखानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ स्टूडेंट आईडी कर दी और नेम की जगह मैंने यहाँ स्टूडेंट नेम कर दिया। एज में मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ तो एज मेरा इम्पटी आएगा, समझ गए। इंट है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर स्ट्रिंग होती तो नल होती वैल्यू, तो ये चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें मैंने स्पेसिफाई कर दी। ठीक, कंट्रोलर पे हम आते हैं तो कंट्रोलर पे जब हम चेक करेंगे एवरी पॉइंट से तो वही वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये वो वैल्यू हो गई। ठीक, जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक, दूसरी चीज़ ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि देखो इतना तो समझ के भी मैं रन करा के दिखा भी दूंगा, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया कि हम इस स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, हम कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कैसे, जैसे कि समझ लो कि हमारा कोई और भी हमारे पास कोई और क्लास है। ठीक, पब्लिक क्लास और डिवीज़न। ठीक, पब्लिक क्लास डिवीज़न। ठीक, डिवीज़न है स्टूडेंट का। ठीक, तो डिवीज़न में समझ लो दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इंट डिवीज़न आईडी। ठीक, डिवीज़न आईडी है और उसके बाद है प्रॉपर्टी स्ट्रिंग, सॉरी इट्स स्ट्रिंग एंड डिवीज़न नेम, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ। ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ डिवीज़न नेम। ठीक, सो अब यहाँ पर क्या है कि ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि मैं
चाह रहा हूँ कि इस स्टूडेंट के फॉर्म में, ये जो स्टूडेंट का फॉर्म है, यहाँ पर मैं एक डिवीज़न का भी कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लूँ, ठीक, आईडी और उसके नाम का। सिंपली मैं ये इसलिए बस दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या किसी दूसरे क्लास की वैल्यूज़ को हम सबमिट कर सकते हैं किसी क्लास के साथ, ठीक, मैं ये बता रहा हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो मैंने क्लास लिया है इसी क्लास के टाइप की प्रॉपर्टी इस वाले में लेनी पड़ेगी। तो मैं एक ले लेता हूँ प्रॉपर्टी, जो ये इंट टाइप का है, अब हम इंट नहीं, ये इस क्लास टाइप का लेंगे, और ये क्लास कौन सा है, डिवीज़न है, ठीक। तो डिवीज़न टाइप की प्रॉपर्टी लेंगे। तो मैं इसका नाम अंडर स्मॉल में डिवीज़न रख देता हूँ, ये, ठीक। मैं स्मॉल में इसका नाम डिवीज़न रख दिया, ठीक। इसके प्रॉपर्टी जो इसका जो वेरिएबल का नाम है मैं स्मॉल में रख दिया, ठीक है। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये चीज़ है, ठीक। अब क्या है कि जैसे ही स्टूडेंट, अब देखो कंट्रोलर से क्या सबमिट हो रहा है, कंट्रोलर में जब हम सबमिट करेंगे तो कंट्रोलर में तो स्टूडेंट आ रहा है, ठीक। लेकिन जब स्टूडेंट के अंदर जाके मॉडल बाइंडर चेक करेगा तो वो ये देखेगा कि स्टूडेंट में ये प्रॉपर्टीज़ है, तो इन प्रॉपर्टीज़ में जो भी मिलेगा वो सबमिट कर देगा। लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ में देखेगा कि ये क्लास है, तो फिर इस क्लास के अंदर आएगा मॉडल बाइंडर और ये देखेगा कि इस क्लास में ये दो प्रॉपर्टी हैं। अगर मॉडल बाइंडर के पास इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की भी वैल्यू होगी, ठीक, तो फिर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में भी स्पेसिफाई कर देगा, ठीक। अब उसके लिए क्या है, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि एडिट स्टूडेंट में जब हमने स्टूडेंट आईडी को स्पेसिफाई किया था और स्टूडेंट नेम को स्पेसिफाई किया था, तो इन दोनों में हमने क्या किया है, डायरेक्ट लिख दिया स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम। लेकिन अगर बाय द वे मैं यहाँ पर BR टैग लगा के एक और इनपुट टाइप लेना चाह रहा हूँ, लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम नेम में मैं ये देना चाहता हूँ, मैं डिवीज़न आईडी देना चाहता हूँ, लाइक मैंने लिख दिया डिवीज़न आईडी और फिर से मैं BR टैग लगा रहा हूँ एक, और मैं ले लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, इस बार डिवीज़न नेम में ले रहा हूँ, डिवीज़न नेम, ठीक है। तो ये मैं BR टैग लगा दे रहा हूँ ताकि नीचे आ जाए ठीक है, डिवीज़न नेम, ठीक। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये दोनों तो सबमिट हो जाएंगे, ठीक, लेकिन ये दोनों नहीं सबमिट होंगे, ये ध्यान दीजिए। ये दोनों इसलिए नहीं सबमिट होंगे कि ये दोनों, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये लोग, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट क्लास की, ये इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी है। मतलब कि ये किसी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है, मतलब स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी, मतलब स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी क्या है, ये डिवीज़न, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये, तो हमें कैसे स्पेसिफाई करने पड़ेगा, हमने इस नेम के साथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा वहाँ पे कि ये स्टूडेंट क्लास की डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है। तो मतलब हम क्यों, ये वाला तो हमने जैसे लिखा है, ठीक, ये हमने जैसे लिखा है ये हमको वैसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक, हम चूँकि डायरेक्ट तो हमने नहीं, स्टूडेंट क्लास के थ्रू हम इसके पास जा रहे हैं ना, तो स्टूडेंट क्लास के पास अगर जा रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि किसके थ्रू जाना है। तो इस वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यहाँ हम लिए रहेंगे, इस टाइप का जो भी वेरिएबल है, तो इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और आगे डॉट लगा के बताएंगे, हम ये बताएंगे कि स्टूडेंट प्रॉपर्टी के अंदर डिवीज़न प्रॉपर्टी है और डिवीज़न प्रॉपर्टी के अंदर ये डिवीज़न आईडी में इसको डालना है, ठीक। और उसी तरह से हमें इसको भी बताना पड़ेगा, मतलब कि हमें डिवीज़न प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्लास के अंदर डिवीज़न प्रॉपर्टी है, डिवीज़न प्रॉपर्टी के अंदर डिवीज़न नेम नाम की प्रॉपर्टी है, उसमें इसकी वैल्यू डालनी है, अब जाके वैल्यू मिलेगी, ठीक। लेकिन इनके लिए नहीं मिलेगी, क्यों, इनके लिए ये है कि इनके लिए तो स्टूडेंट क्लास में ही सिंपली प्रॉपर्टी लिखना है, तो इसलिए इनके लिए सिंपली प्रॉपर्टी लिखा गया है। लेकिन ये क्या है, प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इसे प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी बताया गया है यहाँ पे। अब जाके जब हम इसको सबमिट करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से सबमिट हो जाएगी और यहाँ पे हमें वैल्यू भी मिल जाएगी। लाइक हम कंट्रोलर पे अब आते हैं, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या सारी प्रॉपर्टी मिलती है कि नहीं मिलती है। उसके लिए हमें फिर से भी अपने एप्लीकेशन को रन कराना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गेट मेथड एग्जीक्यूट हो चुका है। गेट मेथड एग्जीक्यूट हो गया, हम इसको रन करा देते हैं सिंपली, क्योंकि हमें गेट मेथड नहीं चेक करना है। जो गेट मेथड हम चेक कर चुके हैं, हमें पोस्ट मेथड बेसिकली चेक करना है और ये देखना है कि हमारी फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहा है कि नहीं सबमिट हो रहा है। जिस तरीके से हमने सोचा है सबमिट करने के लिए, उस तरीके से सबमिट हो रहा है कि नहीं सबमिट हो रहा है। तो हमारा पेज खुल गया है और मैं पहले में आईडी डाल देता हूँ, दूसरे में एक स्ट्रिंग डाल दूँ, तीसरे में भी कोई आईडी और चौथे में भी कोई स्ट्रिंग डाल देता हूँ। और मैं जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, कंपाइलर पोस्ट मेथड को हिट करेगा और हिट तो कर लिया। अब हम यहाँ पर होवर करके चेक करेंगे हमारी वैल्यू सबमिट आई है कि नहीं आई। तो जैसे मैं स्टूडेंट को एक्सपेंड करूँगा तो मैं देखूँगा कि स्टूडेंट एज जो कि 0 है, कोई भी डेटा नहीं आया है। स्टूडेंट आईडी में कोई भी डेटा नहीं आया है, डेटा आना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टूडेंट नेम में डेटा आया है, सही है ये। अब डिवीज़न में हम चेक करते हैं तो डिवीज़न में भी डेटा आया है, ठीक। तो स्टूडेंट आईडी में डेटा नहीं आया, ठीक। तो देखते हैं क्यों नहीं आया है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और वापस आएंगे अपने पेज पे और मैं देखूंगा कि यहाँ पर मैंने स्टूडेंट आईडी नेम इसका लिख रखा है। और स्टूडेंट क्लास में हम आएंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट आईडी, यहाँ भी स्टूडेंट आईडी ही है। ओके, वापस हम आते हैं। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को भी। इस ब्रेक पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसका काम नहीं है, तो मैं इस ब्रेक पॉइंट को हटा दे रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे 46 45 नहीं सबमिट किया। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, चेक किया, स्टूडेंट आईडी में जो है वो डेटा आ चुका है, ठीक। तो मे बी रिफ्रेशिंग की वजह से कुछ दिक्कत था। तो स्टूडेंट आईडी में डेटा आ गया है, स्टूडेंट नेम में भी डेटा आ गया है और उसके बाद डिवीज़न पे जब हम ओके करेंगे तो डिवीज़न में भी डेटा आ गया है, ठीक। तो इससे ये हमें पता चला कि हम फॉर्म को कैसे सबमिट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को कैसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि ये मॉडल्स, एक सिंपली मॉडल तो था ही, इसको तो सबमिट हमने किया ही था। साथ ही साथ हमने मॉडल के अंदर भी एक मॉडल की प्रॉपर्टी ली और उस प्रॉपर्टी के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज़ करके दिखाया कि कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी इनिशियलाइज़ किया जा सकता है एमवीसी में, ठीक। और वो भी बिना किसी दिक्कत के, हमें मतलब कि किसी चीज़ में और में कैश नहीं करना पड़े, सीधे वहाँ से सीधे प्रॉपर्टीज़ जो है वो हार्ड कोडेड इनिशियलाइज़ हो गई। तो ये एक अच्छी चीज़ है एमवीसी की और बहुत ही अच्छा शानदार फ्रेमवर्क है एमवीसी। अगर आप सीखते जाएंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद एक चीज़ हमारी बची हुई है आज के टॉपिक की, उसको भी जल्दी से हम कवर अप कर लेते हैं। हम एमवीसी इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप यहीं पर ये भी स्पेसिफाई कर सकते। देखो कभी कभी नीड क्या होती है हम बता रहे हैं। अच्छा, फिर से चला गया पेज। कभी कभी नीड ये होती है कि बाय द वे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। लाइक कि हमारे पास नेम है, एज है, ठीक, पासवर्ड है, ठीक, ईमेल आईडी है, ठीक, ये चीज़ें। तो समझ लो, मान लो ये एक प्रोफाइल पेज के पार्ट हैं, ठीक। सो अगर समझ लो कि ये एक प्रोफाइल पेज के पार्ट हैं, ठीक, मान लिया कि ये एक प्रोफाइल पेज के पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में जब रजिस्ट्रेशन होगा तो मान लिया इन सारे ईमेल आईडीज़ को प्रोवाइड किया गया, ठीक। लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया, ठीक। लेकिन जब भी वो अपने प्रोफाइल को अपडेट करने जाएगा तो वहाँ पर ईमेल आईडी की तो बाइंडिंग हो जाएगी। मतलब हम तो दिखाएंगे ही कि आपकी ईमेल आईडी क्या है। किसी भी प्रोफाइल को अगर कोई भी यूज़र अपने प्रोफाइल को विजिट करेगा तो उसको हम दिखाएंगे कि ये आपकी ईमेल आईडी है, ये आपका नेम है, ये आपका एज है, बाकी पासवर्ड नहीं दिखाएंगे, ठीक। लेकिन अपडेट करते समय सोचो, क्या ईमेल आईडी अपडेट हो सकती है? नहीं, ईमेल आईडी तो केवल रजिस्ट्रेशन के टाइम में वन टाइम होगी ना, अपडेट तो नहीं होगी। तो जब ईमेल आईडी अपडेट नहीं होगी, ठीक, तो हमें क्या नीड पड़ सकती है कि हम इसको अपडेट ना करें, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारा ये फॉर्म जो है कोई मॉलिशियस एक्टिविटी होती है या फिर कोई इंस्पेक्ट करता है तो हमारे फॉर्म से इन सब चीज़ों को सबमिट कर देता है, ठीक। तो अगर इनको सबमिट कर रहा है या फिर जैसे बाय द वे हमने डिसेबल कर रखा है, वो इंस्पेक्ट करके उसने इनेबल कर लिया, ठीक, तो ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो फॉर्म सबमिट कर देता है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम सबमिट नहीं कराना चाहते हैं तो भी हम रोक सकते हैं, या केवल सिंगल प्रॉपर्टी, समझ लो पासवर्ड को हम अपडेट करना चाहते हैं केवल, तो किसी सिंगल प्रॉपर्टी को हम अपडेट
इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कि हम जो भी फॉर्म सबमिट हो रहा है उस मतलब कि जो भी फॉर्म सबमिट होता है यहाँ से फॉर्म हमारा कहाँ गया, यहाँ से ये 4 फॉर्म भेजे जा रहे हैं, ठीक। यहाँ से 4 फॉर्म भेजे जा रहे हैं, तो इन फॉर्म में जो चारों चीज़ भेजी जा रही हैं, इसमें भी हम किसी भी चीज़ को चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऐसा भी सिस्टम है, ठीक है, ऐसा भी सिस्टम है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम बाइंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक। तो प्रॉपर्टी बाइंड एट्रीब्यूट बाइंड एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। तो किसी भी क्लास के पहले एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने ब्रैकेट यूज किया, उसके बाद इसके हम अंदर आएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बाइंड, ठीक, बाइंड। अब इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन इसका करेंगे, ठीक, हो गया। अब जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें इंक्लूड करना है तो उसके लिए हम इंक्लूड लिखेंगे इक्वल टू। अब हम डबल कोट में हम बता देंगे हमें क्या इंक्लूड करना है, ठीक। लाइक कि अगर हमें मान लिया कि ऐसा कैसे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मान लो ऐसा केस है हमें केवल स्टूडेंट को डिलीट करना है, तो उस टाइम हमें क्या चाहिए, केवल स्टूडेंट आईडी तो चाहिए, सब तो नहीं चाहिए, ठीक। मैं केस बस बता रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि आपके क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है, ठीक। तो मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि इतनी सारी प्रॉपर्टी में अगर किसी भी एक सिंगल प्रॉपर्टी को अगर आपको यूज करना है तो आप सिंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, इंक्लूड। मतलब फॉर्म जो सबमिट हो रहा है उसमें केवल इंक्लूड करो स्टूडेंट आईडी को, मतलब केवल स्टूडेंट आईडी ही आए। इनमें भी कामा करके आप और भी अलग अलग दे सकते हैं, ठीक। नहीं, ओके, तो यहाँ पर ये है, ठीक। तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी प्रॉपर्टीज आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि ठीक, और दूसरी चीज़ यहाँ पर कामा देखिए हम बना सकते हैं इसको। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। ये अगर हमने यूज करें तो एक्सक्लूड भी होता है, एक्सक्लूड। अगर बाय द वे हम किसी प्रॉपर्टी को नहीं चाहते, मान लिया कि हम स्टूडेंट नेम को चाह रहे हैं कि ये अलग रहे, ठीक, ये ना सबमिट हो, ठीक। तो हम सारे प्रॉपर्टीज़ को सबमिट कर लेंगे लेकिन स्टूडेंट नेम हमारा सबमिट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हम जब स्टूडेंट नेम को चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये बाइंड एट्रीब्यूट का कमाल है। बाइंड एट्रीब्यूट बहुत ही यूज़फुल होता है। अब इसको ट्राई करके देखिएगा। आई थिंक वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी रिकॉर्ड हुई होगी और साउंड भी आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि क्या हो रहा है। बेसिकली आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड रिकॉर्डिंग वेरी नाइट, सो दैट्स वाई। सो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इस फॉर्म को हम फिर से सबमिट करेंगे तो ये हमारा सबमिट हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे अगर हमने एक्सक्लूड किया है तो स्टूडेंट नेम एक्सक्लूड हो जाएगा, बाकी सारी प्रॉपर्टी सबमिट हो जाएंगे। और इंक्लूड करेंगे तो हम सारी इंक्लूड हो जाएगी, बाकी सारी प्रॉपर्टी मतलब कि छूट जाएंगे, केवल एक ही इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से एक्सक्लूड वाले केस में जिसको हम एक्सक्लूड करेंगे बस वही छूटेगा, इंक्लूड के केस में जिसको हम इंक्लूड करेंगे वो रहेगा, बाकी सब छूट जाएगा। तो इस तरीके से हम मतलब कि अपने एमवीसी में इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने ये जाना कि किस तरीके से बेसिकली मैं अपने एक बार इमेज को ओपन कर लेता हूँ। यस, इमेज ओपन हो गया। तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि किस तरीके से हम मॉडल को देखो, मॉडल बाइंडिंग, हम मॉडल को कितने तरीके से बाइंड किए, बहुत से तरीके से, ठीक। कैसे हम फॉर्म कलेक्शन से भी मॉडल को बाइंड कर सकते हैं, उसको डेटा गेट कर सकते हैं, हाँ ठीक। और गेट मेथड से हम कैसे डेटा को गेट करते हैं, चाहे हम क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा गेट करना हो, ठीक, चाहे वो फॉर्म कलेक्शन से डेटा गेट करना हो, ठीक। दोनों की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी हो, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमें कैसे बना सकते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर कैसे बना सकते हैं, ठीक। एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं अगर करंट टाइम पर कोई एरर आ रही है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब क्या था, ठीक, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं अगर कहीं एरर आती है वैसे तो, ठीक है। बाइंड एट्रीब्यूट्स को हमने जाना, इंक्लूड एक्सक्लूड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमने प्रैक्टिकल करके देखा और उम्मीद है कि आने वाले सेशन में हम और अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है या क्या सुधार की चीज़ें और होनी चाहिए। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर यू that you attended my class. So Sabak, goodbye.